मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वार का खतरा या ट्रेलर। तेहरान से रेड सी तक फैलती आग। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हमला, जो कि 1929 में बनी हुई विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ होती है, जिसमें ईरान ही नहीं विदेशों के बच्चे भी आकर पढ़ते हैं। त्रिपोली जहाज़ जो है जलपोत है, समुद्री जलपोत, सामरिक दृष्टि से जो अमेरिका के लिए बहुत अहम है। उसमें 3500 से ज़्यादा सैनिकों की मिडिल ईस्ट में और तैनाती। साथ में ये त्रिपोली लेकर आया है बम वर्षक विमानों की बड़ी खेप भी। ईरान का सऊदी अरब पर एक बार फिर हमला, उसके जो हवाई अड्डे पर भी, एयरबेस पर भी हमला हुआ है, और अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर भी हमला हुआ है। और अभी तक शांत बैठे ईरान के प्रॉक्सी संगठन, यानी कि हूती विद्रोहियों का संगठन, जो कि फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है और ईरान से भी पल्लवित पोषित होता है, उसकी इस जंग में तैनाती और मिसाइलों से इजराइल पर उसके हमले, यमन पर उसका जो अधिकार है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं, और सवाल यही है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट एक और बड़े खतरे के मुहाने पर जा पहुंचा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोपहर मेट्रो डिजिटल यूट्यूब चैनल। हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं, और आगे क्या होगा इसके बारे में भी आपको चर्चा करते हैं और आपकी राय जानने की भी कोशिश करते हैं। इस अंक में हम बताएंगे कि आखिर अब चौतरफा घिरते ईरान की रणनीति क्या है। हूती विद्रोहियों की एंट्री के बाद रेड सी में जो रेड सी यानी लाल सागर के मुहाने पर जो एक चोक पॉइंट है, जहाँ पर कि हूती विद्रोहियों का कब्जा है यमन के उस हिस्से में, उस पर उसके क्या नज़रिया होगा। क्या वो हुर्मुज़ की खाड़ी की तरह जो है फारस से अरब सागर के बीच के रास्ते को जिस तरह से हुर्मुज़ की खाड़ी ने रोका है, क्या हूती विद्रोही लाल सागर के मुहाने पर स्थित अपने जो ठिकाना है उस पर रोक लगा के जो 12% समुद्री जहाज़, व्यापारिक जहाज़ जो तेल रसद पानी लेकर निकलते उनकी आवाजाही को रोकेगा। और इस मसले पर हम ये भी जानेंगे कि अब मौजूदा परिस्थितियों में जिस पाकिस्तान को ट्रंप ने इस जंग में चौधरी बनने की भूमिका सौंपी थी, उसका दायरा कितना सिमट चुका है, और बात फिर सब आके टिकेगी ट्रंप के रवैये पर, रुख पर, कि वो इस जंग के खात्मे का रास्ता हथियारों के जरिए निकालेंगे या डिप्लोमेसी के जरिए। फिलहाल तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिपोली में 3500 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज़्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के जो सैन्य बेस हैं अमेरिका के, वहाँ पर 10,000 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। यानी जो 3500 सैनिक बुलाए गए हैं, उसका मकसद ईरान पर सीधे अपनी थल सेना या पैदल सेना को पहुंचाना तो नहीं, लेकिन उसके खार्ग सहित जो 3 सामरिक दृष्टि से ईरान के जो द्वीप हैं उन पर वह कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाया सकता है। लेकिन ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने साफ तौर पर कहा है ईरानी अधिकारियों के हवाले से कि तेहरान और ईरान की धरा पर अमेरिकी सैनिकों का, पैदल सैनिकों का स्वागत है, हम उनकी लाशों को ताबूत में भरकर वापस भेजेंगे। यानी कि ईरान अमेरिका की जो दबाव की रणनीति है उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। इधर इजराइल ने जो ईरान की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, 1929 की में स्थापित हुई थी, जिसमें 15 से 20 हज़ार छात्र पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के छात्र।
उस पर हमला बोलकर ये जताया बताया है कि वह ईरान को तहस-नहस करने में किस सीमा तक जा सकता है। हालांकि उसने इस हमले की वजह यह बताया है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लैब हैं उसमें परमाणु बम बनाने के ऊपर शोध चल रहा था। हालांकि सब जानते हैं कि इस तरह के जो इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय होते हैं वो परमाणु बम बनाने की तकनीक पर कोई प्रयोगशाला जो है उनकी काम नहीं आती है। लेकिन बहाना चाहिए तो बहाने तो लाख हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब सीज़ फायर की बात लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप, तो फिर ये त्रिपोली जहाज़ की फारस की खाड़ी में तैनाती, सैनिकों की मिडिल ईस्ट में तैनाती, आखिर ये सब क्या है? क्या ये कोई सुरक्षा तो नहीं है? एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कहा जा सकता है इसको। लीबिया से रेड सी तक और मिडिल ईस्ट सभी दूर जो है उस पर एक तीखी नज़र रखना। अमेरिका अभी तक सीधे युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन ये प्रॉक्सी कंट्रोल का एक क्लासिक मॉडल है जो कि ट्रंप पेश करने जा रहा है। ईरान ने सऊदी अरब को हमला बनाया जहाँ पे अमेरिकी बेस है। वह सीधा संदेश दे रहा है कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों ने, खाड़ी देशों ने अमेरिकी सैन्य बेस बना रखे हैं वहाँ वह हमला करता रहेगा। इससे अब ये पूरी जंग जो है उसमें सऊदी अरब भी फ्रंट लाइन में आ चुका है। अभी तक मसला सिर्फ ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की जंग का था, लेकिन अब सऊदी अरब भी उस पर गाए बगाए चाहे अनचाहे उस पर शामिल हो चुका है। इस यानी कि अब ये टकराव केवल दो देशों का एक देश यानी ईरान के खिलाफ युद्ध तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये जो है क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो चुका है और उसके वैश्विक युद्ध में बदलने के खतरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो हुती संगठन की जहाँ हम बात कर रहे थे, वो जो है इजराइल पर हमले कर रहा है, तो उसने यमन पर बड़े हिस्से में कब्जे करने के साथ ही जो लाल सागर का मुहाना जो अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर यानी हिंद महासागर को जोड़ता है, और लाल सागर एक 1900 किलोमीटर लंबा एक गलियारा है सकरा सा, जो कि भूमध्य सागर को अरब सागर या हिंद महासागर के बीच में जोड़ता है। और यह दुनिया के जो समुद्री जहाज़ों के जरिए तेल या रसद पानी की जो आवाजाही होती है उसका 12% हिस्सा इसी गलियारे से होकर गुजरता है। और जो हूतियों के कब्जे में है एक तरह से बाब-अल मंडेब चोक पॉइंट, वो भी हरमुज की खाड़ी की तरह एक बहुत ही सकरा रास्ता है जिस पर हूती आसानी से इस रास्ते से होने वाले समुद्री जहाज़ों के आवागमन को हरमुज की खाड़ी की तरह नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह रोक सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? पूरा विश्व जो है जिस पर कि अभी भी हरमुज की खाड़ी से जो खतरा मंडरा रहा है वो और भी गहरा जाएगा। और ये खतरा अगर मंडराया तो उसके नतीजे क्या होंगे? साफ तौर से है कि यह बाधित सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी इससे। इसका सीधा असर यूरोप और एशिया के व्यापार पर होगा। यानी फारस की खाड़ी के बीच हरमुज की स्ट्रेट ऑफ हरमुज से जो संकट पैदा कर रहा है वह और बड़ा होगा। और ग्लोबल इकोनॉमी का जो संकट गहराएगा उससे कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ने का अंदेशा होगा। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, विमानों में प्रयुक्त होने वाले रिफाइंड केरोसिन यानी जिसे हवाई ईंधन या एयर टरबाइन फ्यूल कहा जाता है वो, और डामर जो सड़कों में प्रयुक्त होता है, फर्टिलाइज़र में प्रयुक्त होते हैं उसके जो अवयव है, उसके बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो, उसके साथ ही जो प्लास्टिक के जो बैग बनते पीपी बैग जिन्हें कहा जाता है, उनकी भी सप्लाई बाधित हो रही है।
और भारत जैसे देश में जहाँ की अब गेहूं की खरीदी व्यापक पैमाने पर होने वाली है, उसके लिए एक बहुत संकट गहरा गया है। अब वो जूट की बोरियां जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से भले ही सही हो, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो टिकाऊ नहीं होती है। उससे काफ़ी गेहूं बर्बाद होता है और उसके रखरखाव पर खर्च भी बढ़ता है। और पीपी बोरी इससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन उनकी सप्लाई अभी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की डिमांड है। यानी कि डिमांड सप्लाई का गैप पहले से बन चुका है। अब इस पूरे इस जंग के पूरे दिलचस्प पहलू पर बात करें तो बात आके पाकिस्तान पर टिकती है। पाकिस्तान यानी कि वो देश जिसे अमेरिका ने इस जंग को रोकने के लिए चौधरी की भूमिका सौंप रखी है। अब उस पाकिस्तान की निश्चित रूप से सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट खाड़ी के कई देशों और यहाँ तक कि ईरान में उसके सीधे संवाद और सतत संवाद हैं, लेकिन भरोसे की बुनियाद पर वो नहीं खड़े हैं या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उन पर दबाव डालकर अपनी बात को मनवा सके। वह मिस्र, तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर उनसे बातचीत तो कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी जब इजराइल माने, तो इजराइल मानेगा क्या है, जिसको कि पाकिस्तान ने मान्यता ही नहीं दी है, जिससे उसकी कोई डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक रिश्ते ही नहीं है, तो उस पर वो कैसे कर सकता है। यह बात तो तभी बन सकती जब ट्रंप इस पर हस्तक्षेप करे। एक ट्रंप ही हैं जो इजराइल को उसके लगातार बढ़ते कदमों को रोक सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है इस समस्या का हल कतई नहीं ढूंढ सकता है। अब और ये भी सवाल जोड़ता है कि वो कोई पीस ब्रिज की भूमिका निभा पाएगा, इसके आसार भी नहीं दिखते हैं। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जुए से ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये जाहिर है कि ट्रंप के बगैर ये पूरा मसला नहीं सुलझ सकता। तो कुल मिलाकर मित्रों मेरा कहना यही है इस विश्लेषण के जरिए कि जंग सिर्फ मैदान में ही नहीं लड़ी जा रही है, ये मिडिल ईस्ट के पूरे नक्शे में लड़ी जा रही है, बाज़ार में लड़ी जा रही है, और अगले 10 से 15 दिन इसके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। सवाल ये भी नहीं कि जंग कौन लड़ रहा है, इसे कौन चला रहा है। यह सब एक नियंत्रित खेल है या बेकाबू होती जंग। मिडिल ईस्ट की इस कहानी में आने वाले दिन ही ये तय करेंगे कि आखिर ये जंग किस मुकाम पर जाकर थमेगी या इसका फैलाव और विस्तार कहाँ तक होगा। मित्रों, इस बारे में आपकी राय क्या है? संकट के इस दौर में हथियार जीतेंगे या डिप्लोमेसी? आपने कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई, तो दोपहर मेट्रो के DM डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दे के साथ, नए नज़रिए के साथ, खबर के पीछे छुपी खबरों के साथ, कुछ अनछुए पहलुओं के साथ। और तब तक के लिए मैं राजेश सोरठिया आपसे विदा चाहता हूँ। अगले एपिसोड का करिए इंतज़ार। तब तक के लिए आपको नमस्कार।